हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में, जो एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है कि एक सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीज़न क्या है। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल डिवीज़न क्या है। तो सेल डिवीज़न जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर और 2 डाटर सेल का निर्माण करती है, तो उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। और सेल डिवीज़न हर एक लिविंग माने जीवित जीव की जन्मजात लक्षण है या गुण है या प्रक्रिया है जो सेल डिवाइड करेगा तभी। अगर ये जो सेल डिवीज़न है ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये एक सिंगल सेल में हो रही है तो वो अपने पॉपुलेशन को ग्रो करता है। जो सिंगल सेल होते हैं यानी एक कोश के जीव होते हैं, अगर उनमें ये सेल डिवीज़न हो रहा है तो अपने पॉपुलेशन को ग्रो कर पाता है। और यही जब प्रक्रिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है तो वो क्या करता है, उसका जो ग्रोथ होता है और अपनी जो लाइफ साइकिल में जो उसे फिर नए समझ लो जीव का निर्माण करना है या कैसे, तो ये सेल डिवीज़न के ही माध्यम से ये सब सारी प्रक्रियाएं हो पाती हैं। तो और इसके लिए जो रुडोल्फ विर्चो नाम के यहाँ पर देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो ने 1858 ईस्वी में ओमनिस सेलुला ई सेलुला का टर्म दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो इसका मतलब ये था कि जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं वह अपने माने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है एवरी सेल इज डेरिव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने अपनी पूर्ववर्ती ही कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अब सेल डिवीज़न जो है मेनली 2 प्रक्रियाओं द्वारा कंप्लीट होता है, या तो माइटोसिस और या तो मियोसिस। यही 2 प्रक्रिया द्वारा सेल डिवीज़न हो सकता है। उसके बाद में अब बात आती है सेल साइकिल की। अब सेल डिवीज़न से पहले सेल साइकिल चलती है, क्योंकि सेल डिवीज़न ये तो लास्ट की प्रोसेस है। लेकिन अब जानते हैं कि सेल साइकिल क्या है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेल साइकिल जो है यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि सेल साइकिल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है कि जो सेल साइकिल है इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट चेंज दैट अकर बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड इट्स डिवीजन इनटू द डॉटर सेल। मीन ये होता है कि जो एक सेल साइकिल है उसमें एक सेल के बीच में होने वाली सभी घटनाएं या चेंज, ठीक है, अकर बिटवीन द फॉर्मेशन जो पाई जाती हैं, फॉर्मेशन माने बनने तक, एक सेल माने एक सेल के बनने तक पाई जाती हैं वही, और फिर उनका डिवीज़न होकर डॉटर सेल का निर्माण होता है, उन्हें हम सेल साइकिल कहते हैं। तो इट हैज नॉन डिवाइडिंग, यह डिवाइडिंग फेज नहीं होता है कि इसमें सेल साइकिल में ही सेल डिवाइड हो जाती है, तो जब सेल डिवीज़न होगा तब डिवाइड होती है। बस सेल साइकिल में ग्रो करती है, और ग्रो जिस फेज में करती हैं उसे इंटर फेज कहते हैं, और डिवाइडिंग फेज जो होता है इसमें उसे मेटाटिक या यम फेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक सेल साइकिल का डायग्राम बना हुआ है कि तो पहले यहाँ पर दिखाया गया है G1, यहाँ पर यस, यहाँ पर G2 और यहाँ पर यम फेज, ये फेज दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो G1 फेज लिखा है, तो G1 फेज का मतलब यानी अगर कोई पूछे क्या होता है तो इसका मतलब होता है गैप फर्स्ट, और यस का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, और G2 का मतलब होता है गैप सेकेंड, और यम फेज का तो मेटाटिक फेज होता ही है। तो यहाँ पर जो G1 फेज है इसको पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। तो जो G1 फेज होता है वो फेज ये इंटरफेज का है, माने यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये इतना फेज जो है पूरा इंटरफेज में आता है, और ये जो है केवल ये वाला यहाँ से ये जो रेड से दिख रहा है ये इतना केवल यम फेज होता है। तो और ये जो इंटर फेज होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, और G1 फेज जो होता है अगर इन तीनों में देखा जाए G1 यस और G2 में, तो सबसे ज़्यादा जो लंबा होता है या ज़्यादा ड्यूरेशन का जो होता है वो G1 होता है, क्योंकि इसमें सेल अपने साइज को इंक्रीज करती है। जो सेल होती है अपने साइज को इंक्रीज करती है, फिर DNA जो
रेप्लिकेशन में जो एंजाइम भाग लेने वाले हैं तो वो आकर रेप्लिकेशन साइट पर बाइंड होते हैं। फिर उसके बाद में फिर लेट जीवन जब लास्ट माने जीवन की जब समाप्ति होती है तो सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है। अब उसके बाद में आती है यस फेज। अब यस फेज को हम सिंथेटिक फेज जैसे कि बताया है कि होते हैं, और इसमें ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और इसमें दो मुख्य घटनाएं होती हैं। एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एक जो सेंट्रोसोम की जो प्रक्रिया वहाँ पर जीवन लेट में शुरू हुई थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और फिर ये जो G2 है, तो ये जो G2 है यहाँ पर क्या होता है, इसे हम ग्रोथ फेज या गैप सेकेंड कहते हैं। और इसमें एक सेल जो होती है वो माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, यानी तैयार करती है, और जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका डुप्लीकेशन होता है। और यानी अगर कुछ कमी रह गई है सेल के लेवल पर जो कुछ मटेरियल में डिवाइड होने में, तो उन सबको यहाँ पर वो कवर करती है और फिर वो यम फेज के लिए रिफ़र होती है। तो अब यहाँ पर अब यम फेज के की भी कई पार्ट होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि जो यम फेज होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो यम फेज में जनरली 4 भाग होते हैं। एक होता है प्रोफेज, प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज और एक होता है एनाफेज और एक होता है टीलोफेज। ये इतनी प्रक्रिया होती है। यम फेज में 4 भाग होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। तो हम यहाँ पर प्रोफेज को देखते हैं कि प्रोफेज में जनरली क्या होता है। तो प्रोफेज में जो होता है तो इसके 3 इवेंट महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। जो क्रोमोसोम हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। दूसरा इवेंट ये है कि इसमें माइटोटिक स्पैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रियोल का डिवीजन सेंट्रोसोम का डिवीजन हो चुका है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पैंडल, और किसका फॉर्मेशन होता है, माइटोटिक स्पैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। और तीसरा इवेंट ये होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या है, तो यहाँ पर जिसे हम कुछ डायग्राम के माध्यम से देखें कि कैसा होता है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो प्रो समझ लो, ये क्या होता है, अर्ली प्रोफेज जिसे बोल सकते हैं। क्या, अर्ली प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ इस तरह से छितरे हुए होते हैं, माने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, माने जिसे हम डीएनए कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और जब ये ये हो गया अर्ली प्रोफेज, और जब हम प्रोफेज जब समझ लो लेट प्रोफेज आती है तब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगती है और जितने ये क्रोमोसोम थे वो कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता देते हैं कि ये कैसे कंडेंस होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं जिसके माध्यम से कंडेंस होते हैं। एक कोहेसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन, कोहेसिन, एक कोहेसिन प्रोटीन होती है और एक होती है कंडेंसिन। क्या होती है, कंडेंसिन।
कंडेंसिन प्रोटीन। तो इन दो प्रोटीन के हेल्प से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो फैले हुए थे ये कंडेंस होते हैं। अब ये कोहेसिन प्रोटीन क्या करती है, तो कोहेसिन प्रोटीन जो क्रोमोसोम का जो थ्रेड होता है तो इसके ऊपर ये क्या रहती है, बाइंड रहती है, कुछ इस तरह कि ये थ्रेड उलझने ना पाए। और जो कंडेंसिन होती है और ये क्रोमोसोम को मोर कंडेंस करती है और ये क्रोमोसोम जब मेटाफेज तक पहुँचते पहुँचते और ये खूब ज़्यादा कंडेंस हो जा चुके होते हैं, इस तरह छोटे हो माने छोटे साइज़ के हो जाते हैं जब कंडेंस होने पर। तो प्रोफेज हम समझ गए कि प्रोफेज में क्या होता है। तो इसमें जो कोहेसिन और कंडेंसिन प्रोटीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम फैले होते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, फिर आता है मेटाफेज। क्या आता है, जाइए, मेटाफेज। अब क्या होता है, जो मेटाफेज होता है इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम पहले जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर वहाँ प्रोफेज में शुरू हुई थी तो वो यहाँ पर कंप्लीटली समझ लो कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो माइटोटिक जो अभी बताया था कि जो फार्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पैंडिल जो फार्मेशन हो रहा था सेंट्रियोल में, उसका अब धीरे धीरे क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ माइटोटिक स्पैंडिल फाइबर टू क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम से इनका फार्मेशन शुरू हो जाएगा। तो जो माइटोटिक स्पैंडिल हैं उनका अटैचमेंट क्या है, समझ लो अटैचमेंट लिखा हुआ है। अटैचमेंट किससे होता है, क्रोमोसोम से ये बाइंड होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड द इक्वेटर, माने जो बीच में जो सेल है, सेल के बीच में इक्वेटर पर क्रोमोसोम का मूवमेंट शुरू। तो मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू इक्वेटर, क्रोमोसोम कहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, इक्वेटर पर। तो इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, समझ लो ये सेल है, एक सेल ये है, इसे हम अर्ली फेज मान लेते हैं और इसे हम लेट फेज मान लेते हैं कि लेट मेटाफेज और अर्ली। तो अर्ली में क्या होता है, तो ये समझ लो आपका सेंट्रियोल है और इस सेंट्रियोल से बताया था कि माइक्रोफाइबिल निकलना शुरू हो गए हैं। और ये क्या होते हैं, अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है कोई इनसे बाइंड होता है और कोई इधर टहल रहा है, कोई इधर टहल रहा है, कोई इधर टहल रहा है। तो ये क्या होते हैं, सब एक दूसरे से माने जितने भी फाइब्रिल्स हैं उनसे धीरे धीरे ये क्या होंगे, अटैच होंगे और फिर ये एक इक्वेटर पर कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। इक्वेटर पर कुछ इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे। अब इसमें कुछ ढंग से बन नहीं रहा है क्योंकि जो हाथ से लिख रहे हैं तो उतना बढ़िया बन नहीं रहा है, तो समझ लेना। तो क्या होता है, ये सब एकदम इक्वेटर पर क्या हो जाते हैं, मेटाफेज में इक्वेटर पर बाइंड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में आता है एनाफेज।
कौन सा फेज? एनाफेज। एनाफेज। अब एनाफेज में जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर बाइंड हुए थे और अरेंज हो गए थे, बाइंड होकर माइक्रोफाइब्रिल से, माइटोटिक फाइब्रिल से, तो अब क्या होगा कि अब उनका सेपरेशन शुरू होगा। यानी जो क्रोमोसोम या के जो क्रोमेटिड हैं वो क्या होंगे? सेपरेट होना शुरू होंगे। क्या होंगे? सेपरेट होंगे। तो क्या होंगे? सेपरेट होना शुरू होंगे। तो इसमें कुछ क्या इम्पोर्टेंट है? तो इसमें पहले क्या होता है? तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, जो क्रोमेटिड हैं तो उनका सेपरेशन होगा। सेपरेशन जिसे बोलते हैं, सेपरेशन क्रोमेटिड। ओहो, चलो समझ लेना, क्रोमेटिड लिखा है, क्रोमेटिड। तो क्या है? एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होगा और फिर मूवमेंट ऑफ टूवर्ड पोल, और ये क्या करेंगे? अपने पोल की तरफ ये मूव करेंगे। तो मूव टू वर्ड पोल, तो ये पोल की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि डायग्राम में हमको समझ लेते हैं, कुछ ऐसे होता है कि समझ लो यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रियोल है और इनसे ये है। अब ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह कुछ डीअटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद डीअटैच, और ये कुछ मूव करके और समझ लो कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर आ चुके हैं। ये अपने पोल की तरफ ये दोनों मूव करेंगे। और फिर इसके बाद में फेज जो आती है, क्या आता है? अब एना फेज में क्या होता है? अब एना फेज में जो होता है, अब इसमें जो सब शुरू हुए थे, माने जो प्रोफेज में जब शुरू हुआ था तो उसमें जो डिसअपियर हुए थे या जो स्पेंडल फाइब्रिल्स बनने लगे थे, वो अब यहाँ पर दोबारा क्या है? कुछ अपीयर होंगे और कुछ डिसअपियर होंगे। तो अब टीलोफेज में क्या होता है? देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एम फॉर न्यूक्लियर, एम फॉर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? वो अपीयर होती है। अपीयर माने दिखाई देने लगती है, माने वो फिर से फॉर्मेशन उसका होने लगता है। और माइटोटिक स्पेंडल जो है वो डिसअपियर। जो माइटोटिक स्पेंडल है, माइटोटिक स्पेंडल जो है वो क्या होती है? वो डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर होने लगती है और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है एक तीसरा फेज कि डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड। जो समझ लो ये कंडेंस हो गए थे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम, वो क्या होंगे? यहाँ पर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दोबारा आ जाएंगे। तो अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से अगर समझे तो यहाँ पर क्या होता है? समझ लो ये सेल है और अब सेल के अंदर ये समझ लो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन शुरू हो गया है और माइक्रो स्पेंडल फाइबर्स जो हैं वो लेट टेलोफेज तक वो सब डिसअपियर हो जाते हैं और ये पूरा कम्प्लीटली बन जाता है और क्रोमोसोम तुम्हारा कुछ इस तरह हो जाता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर? ये तो नॉर्मल सेल का दिखा दिए हम, लेकिन क्या होता है यहाँ पर? कुछ ऐसा होता है, क्या होता है कि एक सेल होती है और एक सेल में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने? दो न्यूक्लियस, और क्रोमोसोम इसमें ऐसे से स्कैटर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर दो न्यूक्लियस बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इसी का तो बंटवारा हो रहा था। और अब यहीं पर इसके बाद में अब एक कैरियोकाइनेसिस तुम्हारी कंप्लीट हो गई। तुम्हारी नहीं, यानी सेल की कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। तो मान लो कैरियोकाइनेसिस
जो कैरियोकाइनेसिस है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, समझ लो। अब इसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू होगी। अब बात आती है साइटोकाइनेसिस की। किसकी बात आती है, साइटोकाइनेसिस की। तो अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सेल जो होती है, एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। और कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या जाना था कि वह प्रक्रिया है जिसके तहत जो क्रोमोसोम नंबर है वो डुप्लीकेट होते हैं और डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कैरियोकाइनेसिस। तो अगर ये एक बात और बता दें कि अगर आपको कहीं पर कैरियो शब्द मिल जाए तो ये समझ जाए कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, क्योंकि कैरियो जो है वो न्यूक्लियस से का ही टर्म है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड यानी डुप्लीकेट करते हैं, डिवाइड होकर और 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ओह थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया। साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है डिवाइड होकर। तो अब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में जो सेल है, जो अब ये एनिमल सेल, माने ये 2 तरह के सेल में होती है, एनिमल और एक प्लांट। तो ये अलग अलग होती है, PLANT, ओहो, प्लांट सेल माने प्लांट। तो जो एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल सेल में को क्लीवेज फरो बनता है। क्लीवेज फरो का मतलब ये समझ लो तुम्हारी सेल हो गई और इसके 2 न्यूक्लियस थे, इसमें ऐसे क्रोमोसोम छिपे हुए थे, और ये तुम्हारी हो गई दूसरी सेल जो क्या हो गई, डिवाइड होना शुरू कर दी। तो ये जो बीच में मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की जो धस रही है, ये क्या करेगी, इसे ही हम बोलते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज क्लीवेज और ये FORRROW क्लीवेज फरो। और ये क्लीवेज फरो क्या करते हैं, यही क्लीवेज फरो जब टोटली वहाँ पर एक दूसरे से जब फ्यूज कर जाते हैं तो 2 सेल का निर्माण हो जाता है। कितने सेल का, 2 सेल का निर्माण हो जाता है और फिर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है टेलोफेज तक। अब हम देखते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो प्लांट सेल है, तो जो साइटोकाइनेसिस होती है, जो हायर प्लांट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। एनिमल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे उसमें क्लीवेज फरो बना था तो यहाँ पर क्या बनता है, सेल प्लेट बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है। कुछ प्लांट सेल जो होती है कुछ इस तरह होती हैं, मतलब ये प्लांट सेल हो गई, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। अगर यही प्रोसेस अगर प्लांट सेल में हुई होती तो क्या होता, तो कुछ वहाँ पर इस तरह होता कि ये जो ऊपर वाली है ये सेल वाल है, ये नीचे की आपकी मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये जो सेल वाल वाली पोल है ये अंदर की तरफ वेजिनेट करके और सेल फ्लो बना देती। माने यहीं पर ये क्या होती है, तब ये जाकर बनता। हमने डायरेक्ट बना दिया है, ये यहाँ से ऐसे आती दोनों सेल और यहाँ पर एक फ्लो बन जाता, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट।
तो अगर कोई पूछे कि एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, तो उसमें क्लीवेज फरो बनता है और इसमें क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है। तो अब ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, अच्छा बाय बाय।